नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें हम महिला और बच्चों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज की इस क्लास में भी हम लगभग 20-25 क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, जो टेस्ट सीरीज है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। तो देखो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है कि बाल श्रमिक है, मतलब जो बाल श्रमिक है वो हम किसे कहेंगे? जो 18 साल से कम उम्र का हो उसे कहेंगे, जो 14 साल के कम उम्र का है उसे कहेंगे, या जो 12 साल की कम उम्र का है उसे कहेंगे, या जो 16 साल से कम उम्र का है उसे कहेंगे। तो देखो राइट ऑप्शन के बारे में हम बात करूं तो इसमें राइट ऑप्शन होगा कि जो ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है और यदि काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? हम बाल श्रम कहेंगे। देखो हम थोड़ा सा बात करें कि भारत में क्या है, बाल श्रम है वो क्या है, प्रतिबंधित है। इसके लिए कौन सा विधेयक लाया गया था, तो इसके बारे में हम बात करें तो बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम, मतलब संशोधन किया गया था कब? 2016 में ये नया नियम बनकर आया था। मतलब संशोधन अधिनियम का मतलब क्या है कि अधिनियम पहले बन गया था लेकिन इसमें क्या कर दिया गया था? संशोधन कर दिया गया था। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो अभी जो अधिनियम है वो कौन सा है? 2000, एक सेकंड रुक रहे हो, कितना है? 2016 वाला जो अधिनियम है वो है। इसमें क्या बताया गया है कि जो 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको जो खतरनाक काम है उसमें नहीं लगाया जा सकता है। और इसके लिए कैटेगरी क्या बताई गई है? एक तो जो खनन का काम है, कौन सा? एक तो जो क्या कह सकते हैं, खनन का जो काम है। खनन मतलब जो ये कह सकते हैं खनन, या जो हम कह सकते हैं उत्खनन का जो काम है। उत्खनन का जो काम, उत्खनन मतलब जो मान लो कोई माइनिंग सेक्टर हो गया, उसमें मान लो कोई खोदने की कोई बात करें कि कोई मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, तो वो खनन का जो काम होता है उसमें किसी बच्चे को नहीं लगाया जा सकता। साथ ही कोई ऐसा है कि जो ज्वलनशील पदार्थ है, शील पदार्थ का कोई काम है, मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री है, पटाखे की फैक्ट्री है, या कोई ऐसा काम है जिसमें क्या है कि जलने का रिस्क हो सकता है, बच्चा है वो जल सकता है, तो ऐसे चीज में नहीं लगाया जा सकता। साथ ही जो कारखाना अधिनियम है उसके तहत जो खतरनाक काम है उसमें बच्चे को नहीं लगाया जा सकता। इसमें जो कारखाना अधिनियम है जिसमें जो खतरनाक काम है उनमें बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है, ये बताया गया है। साथ ही मैं बात करूं कि जो देखो ये तो बात होगी कि 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैं बात करूं 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको जो पैतृक काम है, मान लो आपके पापा हैं, कोई बच्चा है जो 14 से 18 साल का है, उसके पापा है, उसकी मिठाई की दुकान है, तो वो मिठाई की दुकान में काम कर सकता है। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि उस बच्चे की जो स्कूल है वो बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको काम में लगा के रखा है और वो स्कूल, जो हम बात करूं कि जो स्कूल है वो नहीं जा पा रहा है। साथ ही जो रात का टाइम है, शाम को 7 से लेकर सुबह 8 बजे का जो टाइम है, उस समय उस बच्चे को वहां पर नहीं लगाया जा सकता। साथ ही जो पारिवारिक, जैसे मैं कहूँ ये कह रहा था, जैसे मिठाई की दुकान है, ये क्या है? एक प्रकार का पारिवारिक उद्योग है, तो पारिवारिक उद्योग में लगाया जा सकता है यदि बच्चा 14 से 18 वर्ष का हो। साथ ही बात करूं कि इसमें जो बच्चा है उसको स्कूल के बाद में 3 घंटे की चीजें मिलनी चाहिए, मतलब स्कूल जाना चाहिए और स्कूल के बाद में भी 3 घंटे का समय उसको मिलना चाहिए उसकी स्टडी के लिए। कितने समय का? 3 घंटे का समय मिलना चाहिए। साथ ही जो बात करें, साथ ही आपने देखा होगा जो बाल कलाकार होते हैं, या हम बात करें कि बाल कलाकार कह सकते हैं, कलाकार, या जो फिल्म सेक्टर में काम करते हैं, जो मनोरंजन के वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए भी बताया गया है कि वो केवल 5 घंटे काम कर सकते हैं, एक दिन में 5 घंटे, और लगातार कितना? 3 घंटे, मतलब ये आप कह सकते हैं बिना रेस्ट किए वो 3 घंटे और मैक्सिमम कितने? 5 घंटे के लिए काम कर सकते हैं। उसमें भी क्या है, 5 घंटे वो काम कर रहे हैं, उसमें भी क्या बताया गया है कि हर 6 माह में, कितना है? हर 6 माह में ये जो बच्चा है उसके लिए 6 माह में, हर 6 या कह सकते हैं प्रत्येक 6 माह में क्या करना है, जो मजिस्ट्रेट है वहां का, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम क्या करवा रहे हैं, ये जो बच्चा है उससे एक्टिंग करवा रहे हैं, और इस एक्टिंग में हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो एजुकेशन है वो अच्छे से चल पा रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इसकी परमिशन लेना बहुत आवश्यक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात तो कि
जो 14 साल से कम का बच्चा है उसके यदि काम कराया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, बाल श्रम कहते हैं। साथ ही इसमें जो बच्चा है, जैसे 14 से 18 साल का कोई बच्चा है तो उसे उत्खनन नहीं कराया जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ में कोई फैक्ट्री है उसमें काम नहीं करवाया जाएगा, कारखाना अधिनियम में जो खतरनाक कारखाने हैं उनमें काम नहीं करवाया जाएगा। साथ ही 14 से 18 साल का कोई बच्चा है तो उसे जो पैतृक काम है या जो कह सकते हैं जैसे उद्योग है उसके पेरेंट्स का कोई काम है तो उसमें उसको लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें उसकी स्कूलिंग बाध्य नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे उसको क्या मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। साथ ही जो कोई बाल कलाकार है, एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए क्या है कि कोई बच्चा है जो एक्टिंग के लिए कर रहा है तो उसे 6 माह की परमिशन लेनी होगी। मतलब वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट उन्हें परमिशन देगा कि हाँ आप 6 माह तक काम कर सकते हो, इसमें आपकी स्कूल वगैरह बाधा नहीं हो रही है, मेंटल आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चा काम करना नहीं चाहता, घर वाले बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं उससे काम करवा रहे हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मजिस्ट्रेट क्या करता है, परमिशन देता है। 5 घंटे काम कर सकते हैं। साथ ही लगातार मतलब एक साथ 3 घंटे से ज्यादा कोई बच्चा काम नहीं कर सकता है। या हम लिख सकते हैं यहाँ पर लगातार 3 घंटे से कम काम करना होगा, लगातार 3 घंटे से कम। मतलब लगातार ऐसा नहीं होगा कि 3 घंटे 4 घंटे लगातार काम कराया जा रहा है, लगातार 3 घंटे काम करा सकते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट हो सकता है, उसके बाद में 2 घंटे काम करवा सकते हैं, टोटल 5 घंटे काम करा सकते हैं। ये है आपके बाल श्रम के बारे में। फिर देखो आगे बात करें, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो हम बात करें कि जो बाल श्रम निषेध दिवस है वो यूनिसेफ द्वारा मनाया जाता है। कब, यूनिसेफ द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 जून को। याद रखोगे कब, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। मेरे साथ बोलो कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो यूनिसेफ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बाल दशक कब मनाया गया था, तो 1990 में बाल दशक मनाया गया था। बाल दशक कब मनाया गया था, तो 1990 में। याद रह जाएगा। बाल श्रम निषेध बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जून को। और वही मैं बात करूं कि बाल दशक कब मनाया गया था, तो 1990 में बाल दशक मनाया गया था। यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह कब मनाया जाता है। देखो 3-4 चीजें आपको बच्चों से संबंधित पता रहनी चाहिए। एक तो बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। फिर आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह कब मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का जो दशक है वो कौन सा है, या सॉरी हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जो दशक है वो कौन सा है। तो देखो पहले हमने ये देखा कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। बाल दशक कब मनाया गया था, तो 1990 को। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। बात करें राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं मैं बात करूं जो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है वह कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। कब, 20 नवंबर को। और मैं बात करूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह है, अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 11 से लेकर 20 नवंबर के बीच में। 11 से लेकर 20 नवंबर के बीच में कब मनाया जाता है, 11 से 20। ये जो 4-5 चीजें हैं, जो डेट है वो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। दशक कब मनाया गया था, 1990 में। सप्ताह कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वाला, तो कब से कब तक, 11 से लेकर 20 तक। ये चीज याद रह जाएगी, बिल्कुल ईजी है। फिर देखो आगे बात करें, निम्नलिखित में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। लिखा हुआ है कि आपके पास 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कारण है जो कि यौन उत्पीड़न से संबंधित नहीं है। लिखा हुआ है कई पुरुषों में यौन विकृतियां की उपस्थिति, ये एक प्रकार का यौन उत्पीड़न का कारण हो सकता है क्या। फिर आगे लिखा हुआ है महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच, और देखो योग विकृतियों की उत्पत्ति। आगे लिखा है महिलाओं को भोग की वस्तु की समझने की सोच, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, या मीडिया के विभिन्न माध्यमों से
बढ़ती अश्लीलता। तो देखो राइट ऑप्शन देखोगे इसमें सबसे जो सुटेबल चीज है वो क्या लगती है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। इसमें लग रहा है कि कार्य स्तर पर यदि महिलाओं को, आप ये सोचो कार्य स्तर पर यदि महिलाओं को सम्मान करते हैं तो वो एक प्रकार कोई यौन उत्पीड़न थोड़ी ना है। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको समझते हुए चलना है कि कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो बेसिक नॉलेज से भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई पढ़ना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप आराम से चीजों को कर सकते हो। फिर देखो आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से हैं। जो अंतरराष्ट्रीय महिला दशक है वो कब मनाया गया था, देखो मैं हमने पहले ये देखा था कि जो बच्चों का जो महिला दशक है, बाल दशक, वो कब मनाया गया था 1990 में। यही मैं बात करूं जो अंतरराष्ट्रीय महिला दशक है वो कब मनाया गया था, तो 76 से लेकर 85 का जो साल था वो कब मनाया गया था कि महिला दिवस के रूप में। अब आपको ये याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, और बात करें कि दशक कौन सा है, तो दशक तो हमने देख ही लिया कि 76 से लेकर 85 का महिला दशक है, या हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दशक है। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की। देखो ये तो आपको सबको याद होगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है आपके अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। ये याद रखनी है, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अभी राजस्थान सरकार ने 8 मार्च को एक योजना भी लॉन्च की थी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। आपको याद है क्या कौन सी योजना है, दो योजना लॉन्च की गई थी, एक तो माँ बाउचरी योजना 8 मार्च को, और 11 मार्च को नमो ड्रोन दीदी योजना। याद है क्या, ये चीज भी थोड़ा सा आप कनेक्ट करते हुए रहा करो कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को माँ बाउचरी योजना राजस्थान सरकार द्वारा, जो महिला सरकार है उसके द्वारा लॉन्च की गई थी। और जो नमो ड्रोन दीदी योजना है वो कब लॉन्च की गई थी, 11 मार्च को। कहाँ से, कोटा गड़ेपान से। चीजें याद है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रीय महिला दिवस 14 फरवरी हो गई। एक आपको ये याद रखना है कि जो महिला नीति है, बात करूं एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। कि जो महिला नीति है, या हम कहते हैं कि प्रथम महिला नीति की पहले बात करें, प्रथम महिला नीति, प्रथम महिला नीति है राजस्थान में, वो 2000 में आई थी। सन 2000 में जो प्रथम महिला नीति है वो जारी की गई थी। फिर 2000 के बाद में सीधी जो महिला नीति आई थी वो आई थी गहलोत सरकार द्वारा 2021 में। कब, 2021 में। वर्तमान में अपन बात करें तो 2021 वाली जो नीति है, 2021 की जो महिला नीति है वो काम कर रही है, या इसके अनुसार सरकार काम कर रही है। ये गहलोत सरकार द्वारा महिला नीति लाई गई थी। वही बात करें कि राजस्थान बालिका नीति है वो कब आई थी, तो बालिका नीति आई थी 2013 में। राजस्थान बालिका नीति के बारे में पूछा जा सकता है, राजस्थान बालिका नीति। बालिका नीति कब आई थी, तो बालिका नीति आई थी आपके 2013 में। मुझे बताओ याद रह जाएगा क्या, नीति गलत लिख दिया मैंने। देखो जब आपसे पूछे कि प्रथम महिला नीति कब आई, 2000 में प्रथम महिला नीति आई थी। अभी कौन सी नीति चल रही है, तो 2021 में जो गहलोत सरकार द्वारा जो नीति लाई गई थी वो महिला नीति चल रही है। बालिका नीति कब आई थी, 2013 में बालिका नीति आई थी। अंतरराष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया जाता है, तो 76 से 85 के का जो दशक है उसे मनाया जाता है महिला दिवस के रूप में। बच्चों के लिए कौन सा बनाया गया था, बालकों के लिए, तो 1990 वाला जो दशक है उसे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। ये चीजें आपको सारी याद रखनी है। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। और सप्ताह कौन सा मनाया जाता है, तो 11 से लेकर, बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, 11 से लेकर 20 नवंबर वाला आपके बाल सप्ताह माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाल सप्ताह। मुझे बताओ यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बात करें, विशाखावाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। कौन सी चीजें हैं जो जो विशाखावाद है उसमें शामिल नहीं है। देखो विशाखावाद के बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार बनाम विशाखा एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बहुत निर्णय दिए थे, एक गाइडलाइन जारी की थी जिसे हम क्या कहते हैं, विशाखावाद कहते हैं। देखो इसमें बात करें, संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत का जो मुख्य न्यायालय है,
सॉरी भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने विशाखावाद में प्रमुख जो बिंदु बताए गए थे उसके बारे में बात की जा रही है, जिसमें लिखा गया है कि संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। इसमें क्या बताया गया है कि जो लैंगिक समानता है वो क्या करना है, हमें सुनिश्चित करना है। राइट टू वर्क किसी भी कामकाजी महिला का अपरिहार्य अधिकार है, मतलब राइट टू वर्क उसको काम करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत मैं बात करूं विशाखा जो गाइडलाइन है उसमें कोई भी महिला है या ऑफिस के बारे में बात करें, ऐसा कोई ऑफिस है जिसमें 10 कार्मिक काम करें या 10 या 10 से अधिक काम जो कार्मिक है वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होना चाहिए, विशाखा गाइडलाइन है उसका अच्छे से पालन होना चाहिए। वहां पर एक समिति गठित होनी चाहिए, जो समिति में क्या होना चाहिए कि कोई भी जो महिला है वहां पर मान लो कोई ऑफिस में या कहीं भी जहां पर ऑफिस है या जहां पर काम कर रही है महिलाएं, वहां पर उसके किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उसके बारे में वो वहां पर बता सके। तो इसके लिए सारी चीजें की गई थी, जिसमें ये गाइडलाइन विशाखावाद में जारी की गई थी, जिसमें लिखा गया है कि राइट टू वर्ड किसी भी राइट टू वर्क है, ये वर्ड नहीं है शायद, राइट टू वर्क किसी कामकाजी महिला के लिए अपरिहार्य अधिकारी है। फिर हम बात करें समलैंगिकता का अधिकार, और फिर लिखा हुआ है सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण किसी कामकाजी महिला का मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी महिला है यदि काम कर रही है तो उसके लिए सुरक्षित वातावरण हो, ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। लेकिन देखो यहाँ पर आप बात करोगे कि यहाँ आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, समलैंगिकता का अधिकार, ये तो समलैंगिकता की कोई बात ही नहीं की गई है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। इसमें लिखा हुआ है कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी है वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी सारी चीजें इसमें जो विशाखावाद है जो कि राजस्थान सरकार बनाम आपके विशाखा था, विशाखा केस था, उसमें जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें ये सारी चीजें हैं, ए बी और आपके डी सी यहाँ पर कहीं भी नहीं है। समलैंगिकता के बारे में इसमें विशाखावाद में किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है महिला अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया के रचनाकार है। ये एक बुक है इसका नाम है 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया। इसमें 10 जो जजमेंट है वो बताए गए हैं जो कि महिलाओं से संबंधित है। ये बुक है किसकी है, तो ये जिया मोदी जी की क्या है, बुक है। किसकी मोदी सॉरी किसकी मोदी नहीं किसकी बुक है ये, तो जिया मोदी जी की क्या है ये बुक है, याद आ जाएगा। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है लैंगिक अधिनियम 2013 में से एक जिला अधिकारी का क्या कर्तव्य है। एक लैंगिक जो अधिनियम 2013 है उसमें बताया गया है कि जो जिला अधिकारी है जो कलेक्टर है उसका क्या क्या बात करें कर्तव्य है, क्या क्या उसकी ड्यूटी है। लिखा हुआ है महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर आगे लिखा हुआ है कि स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने की मॉनिटरिंग करना। जो स्थानीय जो समितियां बनाई गई है, जो विशाखा गाइडलाइन के तहत जो समितियां बनाई गई है उसकी भी क्या करना, बात करें समय पर उसकी मॉनिटरिंग करना। गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता साधित करने के लिए प्रोत्साहित करना। जो गैर सरकारी संगठन है, जो प्राइवेट सेक्टर्स है, उसमें समाज में जो जागरूकता महिलाओं के लिए पैदा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ये भी काम किसका है, तो ये भी जिला बात करें कि जो जिला अधिकारी है उनका है। तो देखो राइट ऑप्शन की बात करूं तो इसमें तीनों ही सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल इसमें सही होने वाला है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है। महिला आयोग है वो किन समस्याओं का समाधान और उसके बारे में शिकायतें हैं वो शिकायतों का निवारण करता है। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के मामले, यौन शोषण के मामले या उत्तरोक्त सभी। देखो जो महिला आयोग है वो सारी चीजें ही करता है। जैसे मान लो कोई दहेज उत्पीड़न का मामला है तो भी वो काम करेगा, घरेलू हिंसा में भी करेगा, यौन शोषण हो रहा है तो भी करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट होगा। अब देखो थोड़ा सा महिला आयोग के बारे में बात करें, हमें दो आयोग पढ़ने हैं, एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग और एक हमें जो राज्य महिला आयोग है वो हमें दोनों को अच्छे से पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करें जो बेसिक चीजें हैं आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग, अब देखो पहले आपको ये पता रहना चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, दिल्ली में। और जो भवन बना हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है निर्भया भवन। क्या नाम है, निर्भया भवन उसका नाम है। फिर बात ये आती है कि जो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन कब हुआ था, तो गठन कब हुआ था, गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 में। याद रह जाएगा क्या कि जो महिला आयोग है इसका गठन कब हुआ, तो 31 जनवरी 1992 में इसका गठन हुआ था। अभी अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है वो क्या है, रेखा शर्मा क्या है, अध्यक्ष है। कौन अध्यक्ष है, रेखा शर्मा है वो अध्यक्ष है। इसमें क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है प्लस 5 क्या होंगे, सदस्य होंगे, और एक क्या होगा, सचिव होगा। कितने होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, एक सचिव होगा। और इस 5 में भी क्या बताया गया है कि ये जो 5 सदस्य हैं इनके बारे में बताया गया है, एक है इसमें ST SC का होना अनिवार्य है, कि एक का
एक एससी या एसटी का होना क्या है, अनिवार्य है। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 3 साल का। कितने का होता है, यहां लिख देता हूं, कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। एज के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। कहां पर है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, निर्भया भवन है। देखो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता रहनी चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसका नाम है निर्भया भवन। फिर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 को। कब हुआ था, 31 जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा इसके अध्यक्ष है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक क्या होता है, सचिव होता है। इन 5 में से एक का एसटी या एससी से होना अनिवार्य है। साथ ही ये जो एक अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष के बारे में ये बताया गया है कि ये अध्यक्ष का महिला होना अनिवार्य नहीं है। ऐसा बात नहीं है, यदि राष्ट्रीय महिला आयोग है तो महिला ही होनी चाहिए, यहाँ पर महिला का होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन देखो ये परंपरा चली आ रही है कि लगभग महिलाओं की क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का कार्यकाल होता है। ये बात हो गई आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की। अब हम बात करें, देखो आपके यहां पर मैं बात करता हूं आपके राज्य महिला आयोग की। देखो राज्य महिला आयोग के बारे में बात करें तो मुख्यालय कहां पर है, तो जयपुर में मुख्यालय है। हेडक्वार्टर कहां पर है राज्य महिला आयोग का, तो जयपुर में क्या है, इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी, तो 15 मई 1999 को, 15 मई 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और एक क्या होता है, सचिव होता है। ये आपको याद रखना है कि इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, 3 क्या होंगे, सदस्य होंगे और एक क्या होगा, सचिव होगा। ये चीज समझ में आ गई क्या। साथ ही इसमें ये जो 3 सदस्य हैं इसमें से एक का तो क्या होना चाहिए, एसटी एससी होनी चाहिए और एक ओबीसी होना चाहिए। ये भी चीज आपको अच्छे से याद करनी है कि ये जो 3 बताए गए हैं उसमें एक तो एससी और एसटी का और एक जो सदस्य है वो ओबीसी से होना चाहिए। दूसरी बात, कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल कितना होगा, तो वही 3 साल का क्या होना चाहिए, उनका कार्यकाल होना चाहिए। यहां तक मुझे बताओ किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है क्या। हाँ एक चीज और की बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहां लिख देता हूं अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। याद रख लोगे क्या, देखो पहले बात को ध्यान से समझो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बार बार बता रहा हूँ। पहले बात तो ये समझना है आपको कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, निर्भया भवन का नाम है। गठन कब हुआ, तो 31 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा इसके अध्यक्ष है। और एक चीज थोड़ा ये भी याद रखना है कि ये क्या है, एक आपके गैर संवैधानिक निकाय है या सांविधिक क्या है, निकाय है। मतलब किसी विधि द्वारा बनाए गए हैं, ना कि किसी अधिनियम या ना कि किसी संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। गठन कब हुआ, 30 जनवरी को। अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक क्या होता है, सचिव होता है। एक का एसटी एससी में होना अनिवार्य है। कार्यकाल 3 साल का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करें तो इसका गठन आपके 15 मई 1999 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और एक सचिव होता है। 3 सदस्य में एक का एसटी एससी, एक का ओबीसी होना अनिवार्य है और इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। वही बात करें अभी अध्यक्ष कौन है, तो अभी रेहाना रियाज चिश्ती क्या है, अध्यक्ष है। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखो आगे बात करते हैं। आगे लिखा है घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं और उसमें अध्याय है, मतलब कितने धाराएं कितनी हैं और अध्याय मतलब चैप्टर कितने हैं। तो इसके बारे में बात करें तो 26 अक्टूबर 2006 को कब 26 अक्टूबर 2006 को ये जो अधिनियम है वो क्या हुआ था, लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपके घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है, ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। फिर ये बात आती है कि इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें टोटल 37 तो क्या है धाराएं हैं। धारा कितनी है, तो इसमें 37 तो क्या है धारा है। और चैप्टर की बात करें, अध्याय की बात करें तो टोटल अध्याय कितने हैं, तो इसमें 5 क्या है अध्याय है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, राइट ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो आगे देखें,
आगे लिखा है घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की बात की जा रही है। इसके लिए यहाँ पर पूछा है कि अधिनियम कब बना, क्या पूछा है, कब बना। अब देखो बना और लागू हुआ ये अलग अलग बात होती है, ये इसके बारे में बात करूं कि आपसे पूछे कब बना, तो ये बना तो था 13 दिसंबर 2005 को। मतलब बना का मतलब क्या है, इस समय ये संसद में पारित हो गया था। कब, 13 दिसंबर 2005 को इसकी मंजूरी मिल गई थी। लेकिन लागू कब हुआ, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, लागू कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 को ये हुआ लागू। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट होगा। फिर देखो आगे बात करें, वापिस यही आ गया घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ। अब देखो तीन चीजें हैं, बना कब, लागू कब हुआ, धाराएं कितनी, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। बना कब, तो देखो पहले हमने देखा कि 13 दिसंबर 2005 को ये बना। लागू कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। इसमें 35 धाराएं और 5 क्या है, चैप्टर है। तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा है लागू कब हुआ, तो लागू हुआ साल 26 अक्टूबर 2006 को ये क्या हुआ, लागू हुआ था। फिर लिखा है महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण है। आपसे पूछा है कि महिलाओं में जो हिंसा हो रही है इसके कारण क्या हो सकते हैं। लिखा हुआ है समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सबको समानता के बारे में बात बताई जाती है उसका अभाव है, ये कारण हो सकता है। लिखा महिलाओं के चरित्र पर संदेह करना, ये कारण हो सकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से रोकना, ये कारण हो सकता है। या उपयुक्त सभी, देखो सारे कारण यही हो सकते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन में डी है वो बिल्कुल सही है कि महिलाओं के चरित्र पर संदेह करना भी जो महिलाओं के प्रति हिंसा का एक कारण हो सकता है। फिर लिखा है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है, मतलब घरेलू जो हिंसा संरक्षण है उसमें बालक किसको कहेंगे, तो बालक ऐसे बच्चे को कहेंगे जिसकी उम्र 18 वर्ष से क्या है, कम है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको अपन क्या कहते हैं कि ये तो क्या है, अभी बालक है, बच्चा है। फिर लिखा राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। देखो सती प्रथा के बारे में मैंने कई बार बता दिया है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले सती प्रथा के बारे में बात करूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में रोक लगाई गई थी। बेंटिंक द्वारा प्रयास किसके थे, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से लगाई गई थी। ये किसकी बात कर रहा हूँ, 1829 में भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में कब, तो 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा जो सती प्रथा है उस पर बैन लगाया था। सती प्रथा क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो राजपूत समाज है उसमें ये प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि पति की मृत्यु होने पर जो महिला है वो जिंदा है वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है, या अपना जो बात करें कि अग्नि स्नान है वो ये कर लेती है। फिर हम बात करें कि राजस्थान के बारे में बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सी रियासत में ये हुआ था, तो सबसे पहले बात करें तो ये बूंदी रियासत ने सबसे पहले इस पर रोक लगाई थी। वहीं आपसे पूछे समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो समाधि प्रथा की बात करें तो समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, तो वो लगाई थी आपके जयपुर में जो उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे जॉर्ज लुडलो इनके द्वारा इसमें समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। लेकिन जब आपसे पूछे सती प्रथा तब क्या बताओगे कि बूंदी में रोक लगाई गई थी। और वहीं मैं बात करूं आपसे कब, तो 1822 में। कब रोक लगाई गई थी, तो 1822 में बूंदी में रोक लगाई गई थी, 1822 में। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर हम बात करें राजस्थान में जो अधिनियम है वो कब बना, सती निवारण अधिनियम 1987 में बना था, याद है क्या, पहले बढ़ा चुका हूं मैं, अलग पेन से लिखते थे। सती आपके निवारण अधिनियम कब बना, 1987 में बना था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती निवारण अधिनियम है वो कब बना, तो 1987 में बना था। भारत में, पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो 3 जनवरी 1900 बात करें 3 जनवरी 1987 में संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया था। कब लागू कर दिया गया था, चीजें को ध्यान से पढ़ो, कब लागू कर दिया गया था, ये लागू कर दिया गया था आपके 3 जनवरी को। चीजें याद रह जाएगी क्या, 87 नहीं 88 कर लेना, यहाँ पर ध्यान देना। एक मिनट, यहाँ पर आप क्या करोगे, छोटी सी गलती हो गई है, इसको आप 88 कर देना। ठीक है, मेरी बात समझो कि सती प्रथा है वो राजस्थान में कब बैन हुई, 1987 में। और 1988 में 3 जनवरी 1988 को पूरे भारत में ये कानून लगा दिया गया था। इसमें टोटल 5 अध्याय और कितनी धाराएं हैं, 22 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं,
इसमें 5 तो क्या है, अध्याय है, और 5 अध्याय और 11 क्या है, धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 5 अध्याय और 22 क्या है, धाराएं हैं। याद रह जाएगी क्या, 5 अध्याय 22 धाराएं। कब लगा, आपके 87 में बना था, पूरे भारत में 3 जनवरी 1988 में लागू हो गया था। राजस्थान में इसके पीछे की एक घटना है जो मैंने आपको पहले ही बता दी गई थी। सिक्कर जिले में एक गांव है जिसका नाम है देवराला। देवराला में रूप कंवर नाम की एक महिला थी और उसने सती हो गई थी वो, उनके पति की मृत्यु होने के बाद में। और ये पूरे भारत का ये सबसे सती प्रथा का सबसे लेटेस्ट केस माना जाता है। इसके बाद में पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया था कि सती प्रथा अभी भी भारत में, राजस्थान में जिंदा है, यहाँ पर हो रहा है। ज़्यादातर इसको सहगमन और ऐसे भी चीज़ें इसको नाम से जाना जाता है। राजपूत समाज में सबसे ज़्यादा सती प्रथा का प्रचलन है। सती माता का मंदिर झुंझुनू में बना हुआ है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर देखो, राजस्थान में कन्यावध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? तो आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कोटा है उसमें, जो कोटा रियासत है उसने जो आपके कन्यावध है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। फिर देखो आगे बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को किस से देश में कितने जिलों में प्रारंभ की थी? शुरू में आपको मैंने बता दिया, पहले पढ़ा भी दिया था कि शुरू में 100 जिलों में स्टार्ट की गई थी। कहां से? तो ये हरियाणा में जो पानीपत है वहां से ये योजना स्टार्ट की गई थी। कहां से? हरियाणा के पानीपत से ये योजना शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कब? 22 जनवरी 2015 को। डेट भी याद रखना है, 22 जनवरी 2015 को। कब? 22 जनवरी 2015 को। और शुरू में जो 100 जिले हैं वहां से इसको स्टार्ट किया गया था। फिर देखो आगे देखें, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है, तो आपको पता ही है कौन सी योजना है। स्वधारा योजना है, शुभ लक्ष्मी योजना है, स्वावलंबन योजना है या स्वयं सिद्धा योजना है? तो कौन सी योजना है? स्वयं सिद्धा योजना है, जो कि महिलाओं के विकास और जो सशक्तिकरण है उसकी बात करती है। फिर आगे बात करें, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हम बात करें दहेज के बारे में कि जो दहेज है जिसको अपन क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, स्त्री धन किसे कहते हैं? क्या पूछा जाता है कि स्त्री धन किसे कहा जाता है? तो देखो, स्त्री धन का मतलब क्या है, यदि कोई महिला है उसकी शादी हुई है और शादी में जो उसका दहेज आया है, जो उसका सामान आया है, जितने भी चीजें गहने वगैरह, वो सब क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्त्री धन। क्या कहलाता है? स्त्री धन कहलाता है। फिर हम बात करें कि ये अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये 20 मई 1961 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 20 मई 1961 को ये लागू हुआ था। एक चीज आपको क्या याद रखनी है, पहले तो आपको स्त्रीधन पता लग गया। स्त्रीधन का मतलब क्या है? कोई महिला है उसकी शादी हो रही है, उसमें जो जो उसको सामान जेवर वगैरह गिफ्ट वगैरह जो भी आइटम है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीधन कहलाते हैं। साथ ही मैं बात करूं कि इसमें जो मेहर की राशि है, जितने भी जो कोई बच्चा ऐसा है जो मोमडन है उसको पता होगा कि जो मेहर की राशि दी जाती है, तो आपने निकाह देखा होगा, मैं कई बार गया हूँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह की निकाह में, तो उसमें आपने देखा होगा कि लिखा कि इतने मेहर में ये निकाह होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है उसमें। तो मेहर की जो राशि दी जाती है उसको दहेज में काउंट नहीं किया जाता है। मतलब जो मेहर की जो राशि है वो दहेज नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। उसको अपन दहेज में काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम ऐसी चीज पूछी जा सकती है कि जो मुस्लिम समाज में जो मेहर की राशि दी जाती है विवाह के समय, वो दहेज है या नहीं है, उसको दहेज कंसिडर किया जाएगा या नहीं, तो उसे दहेज कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर देखो आगे बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त किया गया है? आपको याद होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें 2 आर्टिकल है, 23 और 24। 23 में क्या बताया गया है कि जब बात करें बेगार बेरोजगार, जो बात करते हैं जबरन श्रम करवाया जाता है, बंधुआ मजदूरी कराया जाता है, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी व्यक्ति से आप क्या नहीं करवा सकते हैं, जबरन उससे काम नहीं करवा सकते हो, उसको बेगार नहीं रख सकते, उसको गुलाम नहीं रख सकते, उसको बंदी नहीं रख सकते हो। तो ये कौन सा है? आर्टिकल 23 में बात बताई गई है। तो राइट ऑप्शन 23 हो जाता है। 24 में बताया गया है कि कोई बात करें 6 से 14 साल का बच्चा है, उसे अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, उसको जो आपके गंभीर किस्म के जो काम है वो नहीं करवाए जा सकते हैं, बाल श्रम उससे नहीं करवाया जा सकता है। यहाँ पर चीजें क्लियर है। वो एजुकेशन वाला 21A में दिया गया है। तो 24 और 25 में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 23 है वो बिल्कुल सही होगा। फिर लिखा है, महिला की लज्जा भंग करने
संबंधित हमला दंडनीय अपराध है। कोई महिला है उसकी जो लज्जा भंग है उसके करने में संबंधित धारा दंडनीय अपराध है। दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय दंड संहिता में, भारतीय संविधान में, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये सारी चीजें किसमें लिखी गई है, ये लिखी गई है भारतीय दंड संहिता में। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। फिर आगे लिखा हुआ है शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में महिलाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। तो शारदा और विशाखा एक्ट दोनों को रखना है। विशाखा किससे संबंधित है, तो विशाखा संबंधित है कोई महिला है जो कामकाजी महिला है, किसी ऑफिस में काम कर रही है, तो वहां पर उसका किसी प्रकार से यौन शोषण नहीं होना चाहिए। वो कौन सा है, वो है आपके राजस्थान बनाम शारदा, सॉरी राजस्थान बनाम आपके राजस्थान बनाम एक तो देखो शारदा है और एक मैं अभी बता रहा था, दिमाग से निकल रहा है, अभी अभी मैंने देखा था ना यार, हाँ विशाखा। कभी कभार दिमाग से छोटी छोटी चीजें स्लिप हो जाती है। देखो एक तो विशाखा है, विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं हम, और एक है अच्छा यहाँ पर लिखना था, हाँ एक तो विशाखा गाइडलाइन और एक है आपके शारदा एक्ट। इन दोनों को आपको याद रखना है, तो शारदा विशाखा में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए याद रखना है। विशाखा है वो किससे संबंधित है, विशाखा संबंधित है जो आपके ऑफिस में जो बात करें कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित है। राजस्थान बनाम विशाखा वाला जो केस हुआ था, वो राजस्थान बनाम विशाखा वाला केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी, वो उससे संबंधित है। और शारदा किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके बाल विवाह से। याद रह जाएगा किससे संबंधित है, ये बाल विवाह से संबंधित है। जो हरविलास शारदा है अजमेर की, अजमेर में हरविलास शारदा है, कौन, हरविलास शारदा है, उनके द्वारा जो शारदा एक्ट है वो लाया गया था। इसमें बताया गया था कि कोई भी लड़की है उसकी न्यूनतम उम्र कितनी, 14 वर्ष, और कोई लड़का है तो उसकी 18 वर्ष को तो वो क्या कर सकते हैं, शादी के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर राइट हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चीजें क्लियर हुई। फिर देखो आगे बात करें, यहाँ तो देखो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जो अजमेर की जो हरविलास शारदा है, वो बहादुर हरविलास शारदा, उनके द्वारा ये एक्ट लाया गया था। कब, 1929 में, 1929 में कब लाया गया था, 1929 में। याद रह जाएगा कहां पर, अजमेर में। चीजें क्लियर है क्या, यहाँ तक अपने देखो आपके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, बता सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।